दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में हम चर्चा कर रहे हैं सफल बैच की अगली श्रृंखला। जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार आपके बीच में DLED प्रथम सेमेस्टर सफल बैच का आगाज चल रहा है। आगाज का मतलब आपको पता है, दिन पर दिन हम आपके सिलेबस को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आज का जो यह वीडियो जा रहा है आपके बीच में सफल बैच की श्रृंखला के दौरान विज्ञान यानी कहा जाए साइंस का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके बीच में जा रहा है। नीचे यहाँ देखिए, अब बैक नहीं लगेगा। आपको पता है अधिकतर अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका या तो साइंस में बैक लगता है या तो उनका मैथ में बैक लगता है। तो ये विडंबनाएं बनी रहती हैं, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि अगर चैनल के साथ लगातार आप अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और बहुविकल्पी, अभी हमारा अति लघुत्तरी प्रश्नों का संग्रह चल रहा है। उसके बाद जो अगला होगा अति लघुत्तरी प्रश्नों के बाद आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होंगे। बहुविकल्पीय क्वेश्चंस के बाद हम लघुत्तरी क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इस श्रृंखला को फिनिश होने के बाद तो यहाँ जिनका बैक लगता है उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लगातार चैनल के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं तो मैं 100% ये दावा करता हूँ कि आपका बैक नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, आपके बीच में कहा जा रहा है सफल बैच मात्र 220 रुपये में। एक छोटी सी प्राइस है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल रही है, मॉडल पेपर मिल रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहा है और सारे सब्जेक्ट के नोट्स हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करिए। शार्ट नोट्स के साथ पास होने की 100% गारंटी मैं लेता हूँ, लेकिन जितना मैं कहूँगा उतना आपको करना पड़ेगा। पता लगा मैंने कह दिया 100% आप पास हो जाएंगे और आप कहो किताबियों नहीं खोल के पढ़ रहे हैं, तो बाबू कतई ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए हम श्रृंखला को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप सभी से मैं फिर कहना चाहूँगा कि आपका फीडबैक मुझे नहीं मिलता, प्लीज़ आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दें। फीडबैक से मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप फीडबैक मुझे क्यों दें, क्योंकि आपको पता है जो चीज़ें जिस सब्जेक्ट की क्लासें आपके लिए चलाई जा रही हैं वो सब्जेक्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप फीडबैक देंगे तभी जाके हम अपने टीचिंग मेथड्स में परिवर्तन कर पाएंगे। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में जिस गति से जिस लय में चल रहा है उसी तरह से सारे सब्जेक्ट की नोट्स या वीडियोस आपको मिलती रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप फीडबैक मुझे अवश्य दें। चलिए हम आपको लेके चलते हैं जो है सफल बैच की जो श्रृंखला यानी अति लघुत्तरी प्रश्नों के एक बेहतरीन संग्रह की तरफ। देखिए, आपके बीच में पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, साइंस का चल रहा है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं वो हम आपके बीच में देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, पहला कहा जा रहा है एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के होते हैं। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, ये क्वेश्चंस पहला है। एंगस्ट्रॉम में A बराबर A × 100 - 10 मीटर होते हैं। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब विचार करें, अब अगर एग्ज़ाम में डायरेक्टली यही आपसे पूछ ले एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो इसमें आप 1 नंबर के क्वेश्चन में मुझे तो नहीं लगता कि आप एग्जामिनर को बरगला पाएंगे। ठीक है, BA-BSc की आप बात छोड़ दीजिए, मैं BA-BSc की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका DLED है, इसमें लिखने के तौर तरीकों को आपको बदलना होगा, है ना। यहाँ आपको एक और सीख मिल रही है कि आप अपने क्वेश्चंस को कैसे लिखेंगे अपने परीक्षा के दौरान, ये भी आप सीख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये पहला क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया है। स्त्री केसर में 3 भागों के नाम लिखिए। अब स्त्री केसर, पुंकेसर, ये सब सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, अब स्त्री केसर के जो 3 भाग हैं वो कौन कौन से होते हैं, वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया और अंडाशय हो गया। 2021 का रिपीटेड क्वेश्चन है। स्त्री केसर के 3 प्रमुख भाग ये होते हैं। ठीक है, अब यहाँ समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण के बारे में अगर कहा जाए तो यहाँ मैंने विषमांगी मिश्रण के 2 गुण आपको लिखना है। 2021 का रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है,
कि विषमांगी मिश्रण क्या होता है, इसके 2 गुण आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर विषमांगी मिश्रण प्रश्न है, उत्तर आपका आ रहा है ऐसे मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सके। यानी कोई भी मिश्रण है, ठीक है, जैसे आप किसी बाल्टी में पानी ले लीजिए, है ना, पानी में आप 2 चीज़ों को मिला दीजिए, एक तो नमक आप मिला दीजिए, ठीक है, और एक कंकड़ मिला दीजिए। नमक को तो नहीं देख पाएंगे, नमक तो घुल जाएगा, ठीक है, लेकिन जो कंकड़ रहेगा, जो पत्थर रहेंगे, वो सारी चीज़ों को आप देख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारा मिश्रण बनेगा वो आपका विषमांगी बनेगा। लेकिन यही अगर इसी बाल्टी में आप अलग से बाल्टी ले लीजिए, इसमें आप पानी मिला दीजिए, चीनी मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए, इसको आप देखिए तो आपका ये समांगी मिश्रण बनेगा। आप इसमें अलग से कोई एक्स्ट्रा अवयव नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा मतलब है विषमांगी मिश्रण से विषमांगी पदार्थ क्या होते हैं या विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, फैक्ट परिभाषा आप समझिएगा। ऐसे मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण में सभी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, ठीक है। यानी यही तो हमने आपको बताया कि आप सभी घटक को बड़े आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ वायु दाब यानी कहा जाए एयर प्रेशर क्या होता है, यहाँ देखिए 2021 का, यहाँ मैंने 4 क्वेश्चन बताए हैं। चारों क्वेश्चंस कभी ना कभी देखिए 2021 के सारे क्वेश्चंस रिकॉर्डेड हैं, ठीक है, इसलिए इसे आप अच्छी तरह से कंठस्थ जरूर करिएगा। चलिए यहाँ देखिए वायु दाब किसे कहेंगे या वायुदाब क्या होता है, धरातलीय या सागरीय क्षेत्रफल की एक निश्चित इकाई पर वायुमंडल की समस्त परतों का पड़ने वाला दबाव ही हमारा वायुदाब या एयर प्रेशर कहलाता है, ठीक है। फिर से देखिएगा, धरातलीय या सागरीय क्षेत्रफल की, ठीक है, चाहे धरातलीय हो चाहे सागरीय क्षेत्रफल हो, एक निश्चित इकाई पर, कोई एक निश्चित इकाई होती है जहां वायुमंडल की समस्त परतों पर, ठीक है, अब जो वायुमंडल है उसकी जो भी परतें हैं और उस परतों पर जो दबाव पड़ता है वही हमारा वायुदाब या एयर प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो क्या ये चारों क्वेश्चंस जो रिपीटेड हैं वो आपको समझ में आए कि नहीं आए, प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि इतने अच्छे कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आपको कहीं से कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए आपके बीच में अगला स्लाइड है, देखिए यहाँ आ रहा है, कहा जा रहा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2021 अधिकतर क्वेश्चंस 2021 के हैं और 2019 के हैं, ठीक है, ये रिपीटेड हैं, इसलिए आप इन्हें अच्छी तरह से कंठस्थ करिएगा, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी आपको लिखना है। तो यहाँ से देखिए आंसर कहा जा रहा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक महत्वपूर्ण उदाहरण वेकेलाइट है। इसे फिनॉल, ठीक है, आगे कहा जा रहा है इसे फिनाल तथा फॉर्मल्डिहाइड से बनाया जाता है। अब यहाँ पूछ लिया जाएगा कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, देखिए यहाँ 2 क्वेश्चंस बन गए हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, ठीक है, इसका उदाहरण देना है। उदाहरण जो है उदाहरण बेकेलाइट है, ठीक है, ये क्वेश्चन बना। अब ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये किससे बनता है, एक क्वेश्चन तो ये आपके बन सकता है। एक क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन बताने का प्रयास किया कैसे बनेगा। जैसे पहला क्वेश्चन तो आपका बना ही है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, ये हो गया आपका। पूछ लेगा कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण दीजिए, 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पूछ लेगा कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किससे बनाया जाता है, तीसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया, फिनाल तथा जो है फॉर्मल्डिहाइड से बनाया जाता है क्या, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। तो क्या ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज़ मैं बार बार आपसे पूछता हूँ हर एक क्वेश्चंस को फिनिश करने के बाद कि आपके दिमाग में सेट हुआ या नहीं हुआ। देखिए मैं एक क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार रिपीट इसलिए करता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा भले ही जाए, ताकि 2 बार 3 बार जब किसी चीज़ को सुनेंगे, जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो यार आपको याद आएगा कि नहीं मुझे आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद से ये क्वेश्चंस बताया गया है, ठीक है, इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ। अब यहाँ पुष्प के मादा अंग का नाम लिखिए, ठीक है, पुष्प के जो मादा अंग होते हैं ये आपका हो गया जायांग हो गया, अंडप या कार्पेल हो गया या स्त्री केसर हो गया, ठीक है, ये 2019 का जो है रिपीटेड है। सजीव के एक लक्षण लिखिए। अब भाई सजीव और निर्जीव को हमने आपको बहुत विस्तृत तरीके से बताया है,
ठीक है, कि सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं। देखिए, सजीव और निर्जीव के लक्षण क्या होते हैं, निश्चित आकार एवं माप होता है, कोशिका संरचना होती है, ये श्वसन करते हैं, गति करते हैं और उत्सर्जन करते हैं। इसका निश्चित आकार एवं माप होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप एक सजीव हैं, आप एक मनुष्य, ऐसा नहीं कि आपके पास 10 उंगलियां हो जाएंगी। हाँ, लोगों को 6-6 उंगलियां होती हैं, वो हार्मोन्स के कारण होता है, ठीक है। लेकिन आपका एक निश्चित आकार है, आपको दुइये आँख होगा, दुइये हाथ होगा, ठीक है, 2 कान होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें निश्चित होती हैं। इसमें कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर होता है, ये श्वसन करते हैं, है ना। हम आप रिस्पिरेशन करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मोशंस करते हैं, गति करते हैं या नहीं करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सब हमारे सजीव के लक्षण होते हैं। हम आप इन सारी क्रिया प्रतिक्रिया को करते हैं, ठीक है। क्या ये सही है कि गलत है, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के 2 नाम लिखिए। अब इससे आसान क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि कभी आपसे पूछा जाएगा। आप भविष्य के भावी शिक्षक हैं, थोड़ा सा समस्या उनके लिए हो सकती है, लेकिन ये सबको पता होगा, चाहे वो साइंस पढ़ा होगा, चाहे आप आर्ट पढ़े होंगे, यानी आपने चाहे बीए करके आए होंगे, चाहे बीएससी करके आए होंगे, ये क्वेश्चंस तो हर बंदे को पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो आप आज से जान लीजिए, है ना। आप ये चलिए, ये मानकर चलिए कि हम किसी नए चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, है ना। चलिए, कहा जा रहा है शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के 2 नाम लिखिए। शाकाहारी जंतु कौन से होते हैं, आपका हाथी हो गया, दरियाई घोड़ा हो गया, बकरी हो गई, ठीक है, और भी चीज़ें, हमारी भैंस हो गई, गाय हो गई, ये सारी चीज़ें हमारे शाकाहारी के अंतर्गत आती हैं, है ना। तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ मांसाहारी जंतु के अंतर्गत देखा जाए तो देखिए, कुत्ता हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया, भेड़िया हो गया। अब यहाँ एक क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं तो पूछा जा सकता है कि मनुष्य शाकाहारी है या मांसाहारी है या सर्वाहारी है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मनुष्य क्या है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चंस हम आपसे पूछ रहे हैं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ घर्षण बल किसे कहते हैं, या कहा जाए फ्रैक्शंस किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे आज के दैनिक जीवन में अगर हम बात करें तो कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है तो वो कहीं ना कहीं घर्षण बल के कारण जाती है। आप मुझे बताएं, जैसे एक शीशा है, ठीक है, एक शीशे पर अगर हम कहें कि भैया आप इसी पर गाड़ी चला दीजिए, ठीक है, तो क्या ये संभव है? नहीं संभव है। क्यों नहीं? क्योंकि जो हमारा शीशा होता है उसमें कोई भी घर्षण बल नहीं पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि शीशा इतना प्लेन होता है कि उस पर जब बिना घर्षण के तो चलना संभव नहीं है, है ना। तो इसीलिए शीशे पर गाड़ी कभी नहीं चल सकती है ना। देखिए, कहा जा रहा है घर्षण बल, यदि तेज दौड़ते हुए आपका पैर अचानक से केले के छिलके पर पड़ जाए तो आप गिर पड़ेंगे, बिल्कुल ठीक। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से गोटी बहुत तेज से फिसलने लगती है। यदि आटा चक्की के पट्टे घिस जाएं तो क्या होगा? चक्की गति नहीं करेगी, घर्षण बल की मात्रा अत्यंत कम होने के कारण ऐसा होता है। आगे कहा जा रहा है किन्हीं, यहाँ से देखिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण, ऊपर तो आपको उदाहरण दिया जा रहा था, किन्हीं 2 सतहों के संपर्क तल के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को हम घर्षण बल कहते हैं। जैसे आप 4 व्हीलर से जा रहे हैं, आपकी सड़क जो होती है वो खुरदुरी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि चक्का जो होता है उसमें भी गोटियां पाई जाती हैं और आपकी सड़क जो है उसमें भी गोटियां पाई जाती हैं। वो एक दूसरे की गति का विरोध करते हैं। अरे लाठी डंडा लेके विरोध करना ही विरोध नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि एक दूसरे की गति का विरोध वो करते हैं, यही हमारा घर्षण बल कहलाता है। और शीशे में ये नहीं होता, चक्के में तो आपकी गोटियां होंगी लेकिन शीशे में नहीं होगा, ठीक है। जब शीशे में नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आपका चलना उस पर बहुत दूभर होगा। आपने देखा होगा जो आपके घरों में टाइल्स लगती है, कभी कभी जब उस पर पानी फेंक दिया जाए और जब आप तेज़ी से दौड़ें तो खुदा न खास्ता आप गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि आपके टाइल्स में फ्रैक्शंस बल जो होता है, जो घर्षण होता है वो कम होता है, बिल्कुल प्लेन होती है एकदम, ठीक है। और आपके पैर में अगर पानी लग जाता है तो वो भी घर्षण बल का जो विरोध है वो नहीं कर पाता है, इसलिए आप फटाक से गिर जाते हैं, है ना। तो यहाँ तक की चीज़ें, क्या फ्रैक्शंस आपको समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज़ मुझे आप ज़रूर बताइएगा, है ना। चलिए
अगला आ रहा है, देखिए अगर फ्रैक्शंस आ जाए लिखने के लिए, अगर 2 नंबर में आ रहा है तो आपको थोड़ा सा और लिखना होगा। अगर 1 नंबर में आ रहा है तो आप इसी अंतिम लाइन को लिख दीजिएगा, 100% आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण भी आप दे दीजिएगा, जैसे गाड़ी का उदाहरण और गाड़ी का और सड़क का, तो आपका जो नंबर है वो और ठोस हो जाएगा, है ना। चलिए आगे कहा जा रहा है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। आपको मैंने बताया है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, है ना। अब ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, इसके बारे में अगर जानना है तो हम आपको आगे इसके बारे में विस्तृत रूप से और बताने का प्रयास करेंगे। ये हमारा अति लघुत्तरी चल रहा है, जब लघुत्तरी आएगा तो इसे हम विस्तृत करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये तो आपका 1 नंबर का होता है यार, अति लघुत्तरी क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे वो आपके 1 नंबर के होंगे। जब लघुत्तरी आएगा तो वो आपका 2 नंबर का होगा। 2 नंबर में इतना नहीं लिखना, और ज़्यादा लिखना होगा, है ना। तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। समय का मानक मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक आपका पता है सेकंड होता है ना। अगला है सजीव वस्तु में क्या है। अभी मैंने सजीव के लक्षण को बताया, तो सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन का संचार होता है उन्हें सजीव वस्तुएं कहते हैं। या आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप कह सकते हैं उसी के लक्षण को ही आप लिख दीजिए, नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सजीव क्या है, सजीव गति करता है, सजीव रिस्पिरेशन यानी श्वसन करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, एक्सक्रीशन करता है, उत्सर्जन करता है, ये सारी चीज़ें आप लिख दीजिए। ये सजीव के लक्षण जरूर हैं लेकिन नंबर आपको 100% मिलेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं जो यहाँ लिखी लिखाई चीज़ें आपको बता रहा हूँ आप वही लिखिए, नो, आप अपने हिसाब से समझिए, आप अपने हिसाब से लिखने का प्रयास करिए, आप मुझसे भी बेहतर लिखेंगे। आप में वो क्षमताएं हैं, ठीक है। आप अपने आप को जानने का प्रयास करें कि हम हैं क्या चीज़, आप एक आग हैं। ठीक है, इसलिए मैं ज़रूर आपसे बार बार कहता हूं कि आप अपने हिसाब से अगर लिखेंगे तो मुझसे भी बेहतर लिखेंगे, ये मुझे पता है। ठीक है, इसलिए कोई भी चीज़ें हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं भले ही आपको समझाता हूँ, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप मेरे द्वारा दी गई चीज़ों को ना लिखें। वैसे ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो दे रहा हूँ वो गलत है, वो भी सही है, लेकिन आप अपने शब्दों में लिखेंगे। कोई चीज़ यार अगर आप समझ जाएंगे ना वो हमेशा बैठ जाएगा, और आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो आप बेहतर लिखेंगे, ये ज़रूर है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें समझने का, रटने का प्रयास ना करें। ठीक है, अब निर्जीव क्या होते हैं, इसमें जीवन का संचार नहीं होता है, ये श्वसन नहीं करते हैं, ये गति नहीं करते, इसमें एक्सक्रीशन नहीं पाया जाता है, ये हमारे निर्जीव होते हैं। जैसे हमारा टेबल हो गया, ठीक है, आप मोबाइल लेके चल रहे हैं, मोबाइल हो गया, कोई भी आपने अंगूठी को पहन रखा होगा, अंगूठी भी निर्जीव है ना। गाड़ियाँ जितनी चलती हैं वो भी निर्जीव, ऐसा नहीं कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो वो सजीव है, नो, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसमें हम बाहर से ऊर्जा देते हैं, बाहर से ऊर्जा, डीजल, पेट्रोल, बिजली, ये सब देते हैं, वो हमारा सजीव नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे आ रहा है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, विषाणु को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये अनगिनत बार पूछा गया क्वेश्चन है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, इसे आप विषाणु को अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए अगला आ रहा है, कहा जा रहा है कि पौधे में कितने भाग होते हैं। पौधे में कुल 3 भाग होते हैं, जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती, कुल 3 भाग होते हैं। ठीक है, चलिए ये भी महत्वपूर्ण है। आगे कहा जा रहा है पौधों में प्रजनन कितने प्रकार से होता है। पौधों में जो प्रजनन है वो 3 प्रकार से होता है। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ ये नहीं पूछा गया है कि वो प्रकार कौन कौन से हैं, इसलिए आप डायरेक्टली उत्तर को लिखने का प्रयास करें। 2 नंबर में कहा होता तो आपको 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो लिखना होता। ठीक है, जैसे आपका प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन ये पूछ रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये आपके 3 प्रकार होते हैं, है ना, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और एक वर्धी जनन, जिसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, ये आपको लिखना होता है। ठीक है, तो यही आपसे कहा जा रहा है, चूंकि आपसे पूछा है कि पौधे में कितने प्रजनन या रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने डायरेक्टली लिखा 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अब प्रकार कौन कौन से हैं वो चीज़ें आपसे नहीं पूछी जा रही, इसलिए आप उतना ही लिखें जितना आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। ठीक है, बाकी आप पुथन्ना लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं निकले। 1 नंबर में है तो 1 के नंबर मिलेगा आपको, एग्जामिनर 2 नंबर नहीं देगा। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए ये लास्ट पेज है। कहा जा रहा है पौधे एवं जंतुओं में प्रमुख अंतर क्या है। जैसे हम आप जंतु हैं और ये पौधे हैं, इनमें अंतर क्या होता है। कहा जा रहा है पेड़ पौधे
कि वृद्धि जो है वो जीवन पर्यंत होती है। आपको पता है जो एक पेड़ है, ठीक है, उसकी जो वृद्धि है वो पूरे लाइफ टाइम यानी अनलिमिटेड चलती रहती है, ठीक है। लेकिन जो जंतु होते हैं, क्या उसमें वृद्धि अनलिमिटेड होती है? नो, ऐसा नहीं होता। हमारी आपकी एक निश्चित लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, एक निश्चित लाइफ है। आज के समय में हम आप इतने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे हम लोग अगर देखा जाए तो जो हमारे खेत हैं उसमें इतने उर्वरक डाल दे रहे हैं कि जो हमारी मृदा है वो बहुत दूषित हो जा रही है। वो धीरे धीरे अगर कहा जाए तो जैसे हम ऊसर बंजर नहीं कहते हैं, वो उसी का रूप धारण ले रही है। लेकिन पेट भरने के लिए कोई जो है भाई कुछ भी करना पड़ रहा है। आप देखते हैं कितने रासायनिक उर्वरक खरों को जलाने के लिए हम डालते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ छोड़िए, लेकिन मैं ये कहने का प्रयास आपसे कर रहा हूँ कि हमारी आपकी जो वृद्धि है वो एक निश्चित आयु तक होती है। अब ऐसा नहीं कि हमारी आपकी लाइफ जो है 60 साल तक है तो 60 साल तक हम धीरे 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 बढ़ते ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहा जाए तो 18 से 20-22 साल तक आप बढ़ते हैं, उसके बाद आप ठप हो जाते हैं। चाहे छोटे रहें चाहे बड़े रहें, उससे नहीं मतलब है। लेकिन एक नियत समय होता है, एक निश्चित समय होता है, उतने के अंतराल तक हम बढ़ते हैं। उसके बाद हमारी जो बढ़ने की क्षमता है वो हमारी ठप हो जाती है ना। तो यही कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो, लेकिन वहीं पेड़ पौधे की बात करें तो जब तक वो सूखे नहीं हो जाते तब तक वो बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो एक प्रमुख अंतर यही है कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी जो वृद्धि है वो जीवन पर्यंत होती है, और परंतु जो पौधे होते हैं, जो जंतु होते हैं उसमें एक निश्चित आयु तक ही वृद्धि होती है, वो हमेशा नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन, अगर हम कहें पौधे तथा जंतुओं में समानता संबंधी लक्षण बताइए, ठीक है। पौधे तथा जंतुओं में समानता के संबंधी कौन से लक्षण होते हैं? पेड़ एवं जंतुओं में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। पेड़ भी पेड़ को जन्म देता है, जंतु भी जंतु को जन्म देते हैं। ऐसा नहीं है कि पेड़ मनुष्य को पैदा कर देंगे, नो, ऐसा नहीं होता है ना। और जो जंतु होते हैं, जंतु को जन्म देते हैं। गाय भी अपने समान ही जंतुओं को पैदा करते हैं, भैंस अपने समान जंतुओं को पैदा करती है, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है पौधे तथा जंतुओं में समानता संबंधी लक्षण ये आपके महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। चलिए आगे आ रहा है, पुष्प के कितने भाग होते हैं? अगर हम पुष्प के भाग की बात करें तो पुष्प के कुल 4 भाग होते हैं। अब 4 भाग कौन कौन से होते हैं जानने की उत्सुकताएं जरूर हो रही होंगी, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है, चूँकि आप लघुत्तरी क्वेश्चंस का इंतजार करें। अभी आप इतना जान लीजिए कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं। जब आप इसे जाने रहेंगे तो आपको फटाक से हम जब भाग को बताएंगे तो 100% आपका क्लियर हो जाएगा कि नहीं, लघुत्तरी अति लघुत्तरी में हमें बताया गया था 4 भाग होते हैं, अब मैं जान गया कि 4 भाग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए, जीवधारुओं में अनुकूलन यानी एडॉप्टेशन किन कारणों से होता है? कहा जा रहा है जीवधारियों में अनुकूलन वातावरण, भोजन तथा भोजन की उपलब्धता के कारण होता है। भाई अनुकूलन हम कैसे करते हैं? जैसे हम आप बाहर चले जाते हैं, ठीक है, वहाँ का जो भोजन है और वहाँ की जो भोजन की उपलब्धता है उन्हीं के कारण हम अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, उस परिस्थिति के अनुसार हम आप उसके अनुसार ढालें। जैसे आप चले जाइए, अभी जम्मू कश्मीर में चले जाइए, वहाँ का जो भोजन है भाई ग्रहण करना ही होगा, जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मुझे ढलना होगा, ठीक है। तो एडॉप्टेशन यही होता है। जीवधारियों में अनुकूलन किन कारणों से होता है? भोजन की उपलब्धता के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संरचनात्मक अनुकूलन से क्या अभिप्राय है ना। देखिए, कहा जा रहा है जीवधारी के शरीर की रचना में कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो कि गति को अपने आवास में रहने से अधिक सुविधा हो, उसे हम संरचनात्मक एडॉप्टेशन या अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। संरचनात्मक अनुकूलन से क्या अभिप्राय है, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है, पौधों में जड़ की क्या उपयोगिता है? भाई जड़ काहे को होती है? कोई भी पेड़ है इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, वो क्यों रुका रहता है, ठीक है, आखिर इसकी क्या उपयोगिता है? कहा जा रहा है पौधे को भूमि से जल, खनिज लवण उपलब्ध कराना है, ठीक है। भाई एक जल होती है जिसे हम मूसला जड़ कहते हैं,
बिल्कुल अंदर तक वो धीरे 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 चली जाती हैं। लेकिन यही इसी के बगल में झकड़ा जड़ें होती हैं, इस तरह से उसे पकड़कर पेड़ को रखती हैं हर तरफ से, ठीक है, ताकि ये पेड़ गिरने ना पाए। झकड़ा जड़ जो होती हैं इस तरह से फैली होती हैं, ठीक है। लेकिन एक इसमें जो प्रमुख जड़ें होती हैं वो हमारी मूसला जड़ होती है, सीधे जमीन के अंदर जाती है। और इसी के कारण से ये जो मूसला जड़ है, इसी के कारण, हालांकि ये सब भी देती है, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन अधिकतर जो हमारा खनिज लवण ये सारी चीज़ें जल है, ये हमें मूसला जड़ के माध्यम से ही मिलती हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए आ रहा है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस हम किसे कहते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे याद करिए, ठीक है। कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। पौधों में जड़ों के द्वारा भूमि को अवशोषित जल तथा वायुमंडल CO2 लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण और ओटो मुक्त करने की क्रिया ही प्रकाश संश्लेषण या कहा जाए तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है, ठीक है। तो ये भी उम्मीद करते हैं ये महत्वपूर्ण है, फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है पॉलिनेशन या कहा जाए परागकण। देखिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यहाँ परागण लिखा है, ठीक है, सॉरी पर परागण लिखा है। एक परागकण होता है, एक पर परागण होता है। तो अब इन दोनों में अंतर है। हालांकि यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूँ 2021 के रिपीटेड पर, ठीक है, कि आखिरकार परागण क्या है। कहा जा रहा है जब पुष्प के परागण, ठीक है, जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ऐसी क्रिया जो होती है वो हमारी पर परागण कहलाती है, ठीक है। यहाँ इसे आप एक बार थोड़ा सा रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है जब पुष्प के परागकण, ठीक है, जैसे कोई पुष्प है, जब उसका परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पुष्प के उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो जो क्रिया होती है वो क्रिया हमारी पर परागण कहलाती है, ठीक है। ये आपका हो गया। अगला है पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए। पुंकेसर होता है, ये तो आपको पता है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, देख सकते हैं फलों में जल की कितनी मात्रा होती है। फलों में जल की मात्रा जो 90% होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पौधों में जो है जड़ का क्या कार्य होता है। मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, कि पौधों को भूमि में स्थिर रखने के लिए, भूमि से जल खनिज लवणों को अवशोषण करने के लिए, ये तो दूसरा क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, देख लीजिए, है ना। अगला है कहा जा रहा है कि जलीय पौधों को क्या कहते हैं, ठीक है। तो जलीय पौधों को हम जलोद्भिद कहते हैं और जलीय जंतुओं को क्या कहते हैं, इसे हम जलचर कहते हैं। जलचर हो गया, थलचर हो गया, स्थलचर हो गया, ठीक है। इसके बारे में हम आपको और विस्तृत तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो क्या यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको इस PDF की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस लिंक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, या तो आप दिए गए नंबर 9452331053 पर आप संपर्क जरूर करिएगा, ठीक है। क्या सेशन आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, प्लीज़ मुझे आप अपना फीडबैक दीजिएगा। बाकी अदरवाइज अगर कोई भी डाउट्स आपको होते हैं तो बिल्कुल आप मुझे तब भी कॉमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।